ये आपको बताएंगे। अब जब हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 6,60,000 टेस्ट देश भर में हुए, तो 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां की जो पर मिलियन टेस्ट की संख्या है वो देश की औसत पर मिलियन टेस्ट की संख्या से ज़्यादा है। वो 24 राज्य तो हम यहाँ आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम उनमें से जो बड़े राज्य हैं या जिनकी संख्या बड़ी है वो दिखा रहे हैं। देश के स्तर पर मिलियन टेस्ट्स का जो संख्या है वो 15,119 है, यानी द कंट्री shows 15,119 tests per million, whereas we have Goa which has 84,000 tests per million, we have Delhi 57,000 tests per million, त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट में छोटा राज्य है 40,000 टेस्ट्स पर मिलियन, जम्मू कश्मीर 38,000 टेस्ट्स पर मिलियन, तमिलनाडु 35,000 टेस्ट्स पर मिलियन एंड सो ऑन। यानी अनेक राज्यों ने और अनेक संघ शासित क्षेत्रों ने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है, आरटीपीसीआर को भी और रैपिड एंटीजन को भी, और उसकी वजह से अब वो कॉम्प्रिहेंसिव रूप से टेस्टिंग कर रहे हैं और देश के एवरेज से अधिक टेस्टिंग कर रहे हैं। अब जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं कि WHO का ये कहना है कि आपको 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर करने चाहिए, 140 टेस्ट्स पर डे पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, और इस टेस्टिंग के स्तर को बनाकर रखना चाहिए ताकि आपकी पॉजिटिविटी धीरे धीरे कम हो। पहले 10% तक का आपको लक्ष्य रखना चाहिए, इवेंचुअली 5% या उससे कम की पॉजिटिविटी का लक्ष्य रखना चाहिए। ये ब्रॉड गाइडलाइंस WHO की हैं। आप अगर इस पे दृष्टि डालें तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि 28 राज्य ऐसे हैं और यूटीज ऐसे हैं जो 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या से अधिक कर रहे हैं। अगर आप भारत का एवरेज देखें तो वो 479 है। भारत के एवरेज से अधिक टेस्ट करने वाले राज्यों में जो राज्य हैं उनकी जानकारी हमने आपको दी है, और जो देश के एवरेज से कम टेस्ट कर रहे हैं लेकिन WHO के मापदंड से अधिक टेस्ट कर रहे हैं उनकी जानकारी भी हमने आपको इस स्लाइड में दी है। अब जो मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा था उसके बारे में इस स्लाइड में हम आपको बता रहे हैं। अगर आप कुल नंबर्स देखें, पॉजिटिविटी को हम 3 पैरामीटर्स पर मॉनिटर करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में। एक तो टोटल नंबर्स के आधार पे क्या पॉजिटिविटी है वो मॉनिटर किया जाता है, हर दिन जो टेस्ट हुए देश भर में और प्रत्येक राज्य में उसमें क्या पॉजिटिविटी आ रही है उसको हम मॉनिटर करते हैं, और एक रोलिंग एवरेज सप्ताह का यानी 7 डे रोलिंग एवरेज के आधार पर क्या पॉजिटिविटी आ रही है उसको हम स्वास्थ्य मंत्रालय में मॉनिटर करते हैं। जो तस्वीर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ये क्यूमुलेटिव नंबर्स की है। तो देश की जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी है वो 8.89% है, और जो अन्य राज्य हैं जिनकी 10% से कम पॉजिटिविटी है क्यूमुलेटिव नंबर्स के आधार पर, उसमें पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आसाम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक आदि राज्य हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा, जैसे मैंने आपके समक्ष रखा कि हम दैनिक टेस्ट्स पर क्या पॉजिटिविटी आ रही है इसको भी मॉनिटर करते हैं, और वीकली क्या पॉजिटिविटी आ रही है उसको भी मॉनिटर करते हैं। तो अगर आप भारत का पिछले सप्ताह का वीकली पॉजिटिविटी देखें जो हम मॉनिटर करते हैं तो वो 11% है। तो यानी क्यूमुलेटिव जो पॉजिटिविटी है वो 8.89 है, लेकिन पिछले वीक की जो पॉजिटिविटी थी देश के स्तर पर वो 11% थी। इसका अर्थ ये है कि अभी भी देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की पॉजिटिविटी बढ़ रही है और उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तुति है हमारे इस प्रेजेंटेशन की, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय देश में कोविड-19 के जो एक्टिव केसेस हैं वो केवल 5,86,298 हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 5,86,298 लोग वो हैं जो या तो अस्पतालों में हैं
या सेल्फ आइसोलेशन में अंडर मेडिकल मॉनिटरिंग है। यानी दिस इज द एक्चुअल केस लोड ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री टुडे। और उतना ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 12 लाख से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं, भले चंगे हो चुके हैं, स्वस्थ हो गए, कुशल मंगल होकर अपने घरों में चले गए और अपना दैनिक जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इन दोनों नंबर्स को मिला देते हैं और ये कहते हैं कि अरे देश का तो कोविड-19 का केस लोड इतना ज़्यादा है। वो तथ्य नहीं है। जो एक्टिव केसेस हैं वो केवल 5,86,000 हैं। अब मैं केस फर्टिलिटी रेट की बात करना चाहूँगा। ये पहली बार हुआ है कि पहले लॉकडाउन के बाद यानी 25 मार्च के बाद से देश का जो केस फर्टिलिटी रेट है वो अपने लोएस्ट, सबसे न्यूनतम स्तर पर है, 2.10। अगर आप देखें जून के दूसरे सप्ताह में केस फर्टिलिटी रेट 3.36 था, फिर जुलाई के दूसरे सप्ताह में वो घटकर 2.69 हो गया और आज जब हम आपसे अभी विमर्श कर रहे हैं तो वो 2.10% है। सो द केस फर्टिलिटी रेट has seen a progressive decline from 3.36 in the second week of June to 2.10 today, and this decline is continuing, which is a good sign. This is another facet that at times we do not fully appreciate. We are sharing with you the mortality analysis gender wise and age wise. Again, these are cumulative figures. If you see the mortality analysis, that is the deaths caused by COVID-19, you will find that 68% of these deaths have been reported among male patients and 32% deaths are female patients. This is broadly in line with the global scenario also, although the percentages may differ. If you look at the age wise mortality analysis, अगर आप आयु के आधार पर मृत्यु के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि 50% जो मृत्यु हुई वो 60 वर्ष और उससे अधिक वर्ष के लोगों में हुई और 37% मृत्यु 45 की आयु से लेकर 60 की आयु के लोगों की हुई। इसका अर्थ ये है कि जहां एक और हमें अपने सीनियर सिटीजन्स की जीवन को बचाना है, उनकी सुरक्षा करनी है, वो घर से कम बाहर निकलें, वो तभी निकलें जबकि बहुत आवश्यक हो। ये भी महत्वपूर्ण है कि 45 से 60 वर्ष की जो आबादी है वो भी वल्नरेबल हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो 37% मृत्यु 45 to 60 एज के लोगों की हुई हैं, तो इसलिए उन्हें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खासकर ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको और अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसलिए हम समय समय पर आपको ये कहते हैं कि हमें मास्क पहन के रखना चाहिए, हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए, हमें हैंड हाइजीन और पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। तो इन सब बातों का पालन बहुत ज़रूरी है। तो इस स्लाइड के साथ हमारा जो ये वाला प्रेजेंटेशन है ये तो समाप्त हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ द सागा ऑफ हाउ इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड इंडियन इनोवेटर्स combined with the union government to create a new industry of homegrown basic ICU ventilators, and now the union government has permitted their exports. So starting from a scenario where our domestic capacity of ventilators was insignificant, you see there were a few companies domestically even in January and February, but we will in course of this presentation show you that their production capacities and the demand in the market was extremely limited. But what happened in the last 4 months is a story which is worth appreciating, worth applauding. You see, in 2019, the Indian ventilator market was estimated to be roughly 8,500 units and the value was roughly 444 crores.
This is the annual value in terms of volume and in terms of value. And 75% of the market share of ventilators in India was with the imported equipments, big names like Hamilton, Draeger, Zoll, so on and so forth, all of them coming from foreign countries. So then what happened in March 2020? Because of the COVID-19 pandemic, the ventilator demand increased exponentially overnight across the world. Everyone was demanding ventilators, and there were export restrictions in many of the ventilator producing countries. So therefore countries like India could not easily import ventilators from outside, and imported ventilators came, if you convert their cost into Indian national rupees, they were anywhere from 10 lakhs to 20 lakhs. That's the range. And domestic capacity, as I told you, was limited, and domestic manufacturers, even those who were manufacturing within the country, they were importing various parts from outside, like sensors, ऑक्सीजन सेंसर, एयर फ्लो सेंसर, प्रेशर सेंसर, ये सब विदेशों से आयात होते थे. स्टेपर मोटर ड्राइव, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, कंट्रोल वाल्व्स, टर्बाइंस. तो अगर इनमें से कोई भी पुर्जा अगर आप इंपोर्ट नहीं कर पाते तो आप वेंटिलेटर नहीं बना पाते. हिंदुस्तान में, देश में ये स्थिति मार्च में थी. उस वक्त जब देश में महामारी का प्रारंभ हो गया था, तो ये देखा गया कि देश में वेंटिलेटर्स की आवश्यकता क्या है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स के साथ विमर्श किया कि नंबर ऑफ लाइकली पेशेंट्स हु वुड रिक्वायर वेंटिलेटरी सपोर्ट वो क्या हो सकता है, और एक कोविड पेशेंट का एवरेज स्टे ऑन अ वेंटिलेटर क्या हो सकता है. और इन पैरामीटर्स के आधार पर एक प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट रफली 60,000 वेंटिलेटर्स की वर्कआउट की गई स्वास्थ्य मंत्रालय में. लेकिन ये भी माना गया कि ओवरऑल सिचुएशन में लगातार परिवर्तन हो रहे थे, डायनेमिक स्थिति थी, इट वाज इवॉल्विंग, सो द नंबर्स कुड हैव अंडरगॉन चेंजेस. ऑल्दो नाउ टुडे वी फाइंड आवरसेल्फ इन अ कंफर्टेबल पोजीशन as far as patients requiring ventilatory support are concerned. एक और जो चुनौती भरा आयाम था वो ये था कि भारत में वेंटिलेटर्स के कोई डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स नहीं थे, और जो वेंटिलेटर बन भी रहे थे वो रेगुलेटेड मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी में नहीं आते थे. न तो BIS के तहत, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स BIS द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और न ही CDSCO जो देश का रेगुलेटर है ड्रग और डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में. इन दोनों ने वेंटिलेटर्स के कोई स्टैंडर्ड तब तक नहीं बनाए थे. और क्योंकि डोमेस्टिक वेंटिलेटर्स का मैन्युफैक्चर लिमिटेड था, स्टैंडर्ड्स नहीं थे, बहुत बड़ी डिपेंडेंस आयातित वेंटिलेटर्स पर थी, इसलिए जो मेडिकल फ्रेटर्निटी थी दे वर फार मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद दीज हाई एंड वेंटिलेटर्स. तो इसमें इन परिस्थितियों में स्वास्थ्य मंत्रालय में एक कमेटी बनाई गई टेक्निकल एक्सपर्ट्स की, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की अध्यक्षता में. उसने अनेकों बार अपनी बैठकें की, उसने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से विचार विमर्श किया, और इस सब विमर्श के बाद उन्होंने मिनिमम एसेंशियल स्पेसिफिकेशन बनाए. यानी उन्होंने कहा कि कोविड-19 के ICU में अगर आपको एक बेसिक वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना है तो उसकी तकनीकी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए. तो ये तब बनाया गया पहली बार. उसके आधार पर ऑर्डर्स प्लेस करने की प्रक्रिया स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रारंभ की. जो भी वेंटिलेटर देश में देश के इनोवेटर्स और उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स बना रहे थे, वो उनको फिजिकली स्वास्थ्य मंत्रालय में लाए उन सैंपल्स को. उन्होंने उस एक्सपर्ट कमेटी जिसकी अध्यक्षता DGHS कर रहे थे उनको दिखाया. उसके बाद जब इस एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि हाँ इसमें ये सब बेसिक फीचर्स हैं, तो उन सब वेंटिलेटर्स को क्लिनिकली पहले मैकेनिकल लंग पर और उसके बाद पेशेंट्स पर ट्राई आउट किया गया ICU सेटिंग्स में. और जब क्लिनिकल वैलिडेशन हो गया तब उनका अप्रूवल किया गया फॉर सप्लाई. तो इस तरह से ये मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स की कहानी प्रारंभ हुई.
और ये जो वेंटिलेटर्स हैं, जो बेसिक आईसीयू वेंटिलेटर्स हैं कोविड-19 के आईसीयूज के लिए, इनकी जो प्राइस रेंज है वो 1,50,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए की है। तो कहाँ एक और हम लोग डिपेंडेंट थे 10 लाख से 20 लाख की रेंज वाले वेंटिलेटर्स पर, और कहाँ दूसरी ओर 4 महीने के भीतर देश के उद्यमियों ने, देश के इनोवेटर्स ने न केवल जो स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट होते थे वो देश में मैन्युफैक्चर करने शुरू किए, बल्कि वेंटिलेटर्स भी बनाने शुरू किए। इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका एम्पावर्ड ग्रुप 3 करके एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी सेक्रेटरीज की, जिसमें सेक्रेटरी फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी डीपीआईआईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शामिल थे। तो इन 3 सेक्रेटरीज ने, इन 3 महानुभावों ने प्राइवेट सेक्टर के साथ, इंडस्ट्री के साथ, ऐसे लोगों, उद्योगों के साथ जिनके पास प्री स्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग लाइंस उपलब्ध थी, उनसे बातें की और कैसे उसको रीपर्पज किया जाए टू सूट द नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक वेंटिलेटर्स, वो बात की। अभी जो हमने 60,000 वेंटिलेटर हम प्राप्त कर रहे हैं, मैं आगे अभी आपको बताऊंगा उसमें से कितने प्राप्त हो गए हैं, उसमें मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स का जो हिस्सेदारी है, शेयर है, वो 96% है बाय वॉल्यूम और 90% है बाय वैल्यू। 2 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी जिन्होंने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, ये रक्षा मंत्रालय की एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ये 30,000 वेंटिलेटर स्वास्थ्य मंत्रालय को और विभिन्न राज्यों को सप्लाई कर रहे हैं। BEL को जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिला है वो एक प्राइवेट प्रमोटर हैं, इनोवेटर हैं, उद्यमी हैं, स्कैनरे, उनसे उनको प्राप्त हुआ। दूसरी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो आंध्रा मेडटेक जोन है, AMTZ। ये मेडटेक जोन मल्टीपल कंपनीज को बढ़ावा देता है और ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ये 13,500 वेंटिलेटर की आपूर्ति कर रहे हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने भी इसमें एक बड़ा रोल निभाया है। मारुति सुजुकी जो उद्योग है, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को उपलब्ध कराया ताकि एक और प्रमोटर जो डोमेस्टिक होम ग्रोन प्रमोटर हैं, एग्वा, ये वेंटिलेटर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए बना सकें और वो 10,000 वेंटिलेटर स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों को आपूर्ति कर रहे हैं। एक बड़ी भूमिका इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने निभाई। खासकर छोटे जो कल पुर्जे थे जिनकी आवश्यकता होती है वेंटिलेटर बनाने में, उनको कैसे स्थानीय रूप से बनाया जा सके, लोकल डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, उसमें DRDO और उसकी लैब्स जो पूरे देश में फैली हुई हैं, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो पहला जो मेक इन इंडिया BEL का वेंटिलेटर था वो 30 मई को रोल आउट हुआ और 2 महीने से कम समय में 18,000 वेंटिलेटर, उन 60,000 में से हम राज्य सरकारों को और संघ शासित प्रदेशों को और DRDO की जो फील्ड हॉस्पिटल फैसिलिटी हैं को हमने आपूर्ति किया है। ये जो वेंटिलेटर्स हैं ये 700 से अधिक अस्पतालों में लगाए गए हैं। इनकी मॉनिटरिंग हम कैसे कर रहे हैं? एक डैशबोर्ड है जो रियल टाइम स्टेटस देखता है कि फैक्ट्री से कितने वेंटिलेटर डिस्पैच हुए, किन किन अस्पतालों में डिलीवर हुए और डिलीवर होने के कितने दिन के बाद वो इंस्टॉल हो गए। तो इसको मॉनिटर करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर है। इंस्टीट्यूशन वाइज यानी अस्पताल में किस मेक का कितना वेंटिलेटर पहुंचा और कब उपयोग में लाया गया, वो ट्रैकिंग भी हम मंत्रालय से करते हैं। प्रत्येक वेंटिलेटर जियो टैग्ड है, उसके अंदर एक GIS मैकेनिज्म, एक चिप है, जिससे कि अगर वेंटिलेटर को आप एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करते हैं तो उसकी लोकेशन को सेंट्रलाइज्ड तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। प्रत्येक अस्पताल को हमने एक फीडबैक फॉर्म दिया है विच इज़ अ वेरी सिंपल 1 पेज फॉर्म, जिसमें हम कहते हैं कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, जो क्लिनिशियन है, जो ICU में हैं, वो हमें बताएं कि जब उन्होंने वेंटिलेटर का उपयोग किया तो उन्हें किस तरह की कठिनाई आई या नहीं आई या उनका क्या सुझाव है, ताकि इन वेंटिलेटर्स में अधिक
इम्प्रूवमेंट और अपग्रेडेशन किया जा सके। हम कॉन्फ्रेंस कॉल और ईमेल्स के माध्यम से भी जो हमारे आईसीयू के डॉक्टर्स हैं उनके सुझावों का स्वागत करते हैं। ये मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ 2 वेंटिलेटर्स के, अनेकों और वेंटिलेटर्स भी हैं लेकिन क्योंकि समय की सीमा है इसलिए। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का वेंटिलेटर है, मेक इन इंडिया वेंटिलेटर, 100% all spare parts, everything manufactured in India, and hopefully we would see these ventilators getting exported now. We also have the EGWA ventilator which is again 100% make in India. हमने 36 व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किए हैं, हर राज्य के अस्पतालों का एक व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि वो रियल टाइम पर फीडबैक दे सकें सप्लायर्स को कि उनका वेंटिलेटर पहुंच गया, इंस्टॉल हो गया या इंस्टॉल होने में कोई कठिनाई है, इस तरह की बातें। इसके अलावा इंफॉर्मेशन लीफलेट हमने दिए हैं हर वेंटिलेटर के साथ, क्योंकि पहली बार इस तरह के वेंटिलेटर्स का उपयोग हो रहा था, तो इसलिए डॉक्टर्स के स्तर पर हो सकता था कि कुछ कन्फ्यूजन हो, वो न जाने कि बाईपैप का अटैचमेंट किस तरफ है, सीपैप अटैचमेंट किस तरफ है। तो ये सारे चीज़ें क्योंकि इनमें नई थी, इसलिए ये लीफलेट, यूज़र मैनुअल, वीडियोज़, ये सब भी हमने डॉक्टरों को और अस्पतालों को दिए। उनमें से कुछ के उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। यूज़र मैनुअल है, इंट्रोडक्शन लीफलेट है, ब्रोशर्स हैं, ये अन्य यूज़र गाइड और मैनुअल हैं। तो ये कहानी है कि कैसे शून्य से शुरू होकर हमने वेंटिलेटर की होम ग्रोन इंडस्ट्री को कॉरपोरेट सेक्टर के साथ, राज्य सरकारों के साथ, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ, डीआरडीओ के साथ सहयोग करके खड़ा किया। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यदि सब लोग देश में एक साथ मिलकर काम करें तो कोई चुनौती ऐसी नहीं है जिसका हम जिस पर हम विजय हासिल कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अभी DGICMR से। Thank you so much. I think I will update you on basically on 2 things. One is about our testing and one is an update on where we stand as far as the vaccines are concerned. Now in terms of testing, we since it has been just about 6 months since we did the diagnosis of the very first case on 30th of January, and as has been brought about in that presentation that we have completed more than 2 crore tests since then. We have been able to establish a large number of laboratories, and yesterday we did about 6.6 lakh tests. We have, as a policy, been following the policy of intelligent and calibrated testing, depending on which area needs more testing, setting up labs there, setting up TrueNAT machines, setting up CBNAT machines, depending on where high priority areas, whether it be the Andaman Nicobar Islands or Nagaland or Sikkim or Mizoram. So we've done that. We've also tried to set up high throughput laboratories in special economic zones such that our economy also progresses and testing can happen more so where there are larger international airports. So, and now the states have also been cooperating immensely in this testing, and we are requesting them to reach up to 10 lakh tests per day, and we're providing the infrastructure. We have helped with that, and the states are working on that in every which way. But it is important for states to analyze their data. More important, it's important for the states to analyze their data and mount locally specific data-driven response, what we call as knowing the epidemic. So the states have to know the epidemic at the state level and the district level and mount responses which are data-driven, and there is enough data now. We have set up systems so that all the data is available for every state, every district, every laboratory that is testing, and that is will go a long way as we tackle the epidemic. Coming to the second point in terms of the update on the vaccines, as we know, there is no specific drug or vaccine available yet for COVID-19. However, we have about 141
candidates that are being studied the world over. About 26 are in different phases of clinical trials, and the need of a vaccine is both great and urgent, but there is a dilemma. The pandemic is progressing rapidly, and to develop a vaccine it takes time. Time not only from the science aspect, but also from the social, cultural and regulatory aspects. So at the present moment we have 3 Indian vaccines which are in different phases of clinical testing. The first one is the inactivated virus vaccine, which is the Bharat Biotech vaccine, which has completed its phase 1 study in 11 sites and is started its phase 2 study. Now what is phase 1 and phase 2? Phase 1 and phase 2 are safety studies, more importantly safety studies, and very early efficacy studies. They look at how efficacious is the vaccine early. So these are the phase 1 and phase 2. So for the first vaccine we have the phase 2 which has started. Similarly, for the DNA vaccine of Zydus Cadila, we have India has completed the phase 1 and has embarked on the phase 2 of study at 11 sites, and that is also progressing well. And the third vaccine which got its approval only yesterday is the recombinant Oxford vaccine being manufactured by Serum Institute of India, and which has got approval for phase 2 and phase 3 clinical trials, which are starting within a week at 17 sites gradually as the sites clear their. So the important to remember that once we have safe and effective vaccines, we really need to worry about 4 points. One is prioritization and fair distribution of the vaccine. 2 is the logistics of vaccine rollout and the cold chain. 3 is stockpiling. And 4 is training of people who are to be giving these vaccines. Although India has been rolling out these other vaccines for many years and has the know-how and the caliber for this. The last point that I want to make, that till such time that we have a safe and effective vaccine becomes available, till such time a safe and effective vaccines become available, and even after I emphasize that sustained behavioral change, physical distancing, till such time a safe and effective vaccines become available, and even after I emphasize that sustained behavioral change, physical distancing, wearing a mask, proper hand hygiene, physical distancing is probably the best vaccine available at the moment and even after. So we will have to continue with these measures absolutely. Thank you so much. Thank you, sir. Online question related, sir, for ICMR. Has ICMR done any more testing on the range of sensitivity of the antigen testing being used so far? ICMR earlier said sensitivity is in the range of 50 to 84%. Yes, the rapid antibody tests are being tested. We have been looking at several players. We've been approached by 11 companies for their rapid antigen tests. We have been able to validate and approve 3 of them, and the sensitivity and specificity, as is mentioned, we have a very high specificity of these tests because they are 100% specific in terms, if it is a positive test, it is definitely needs to be followed by an RT-PCR. If the antigen test is positive, sorry, has to be followed by an RT-PCR test to confirm the diagnosis. Sir, there is another test-related question.
what is the false positive negative percentage of some of the popular RT-PCR kits being used in states currently? Yeah, there has been a lot of data regarding the RT-PCR tests, and the RT-PCR tests have, initially we were importing all of them, importing the kits, importing the reagents. Now gradually we have studied and looked at about 600 indigenous players, and in terms of RT-PCR about 100, this is 600 for VTM, RT-PCR, RNA extraction kits. For RT-PCR about 90 players have been validated and studied. About 30 of them are indigenous and are performing well, and the sensitivity of these tests again depends on how the test is collected, when the test is collected, and how it is kept. So it can vary. It is definitely more than 85 to 90%, and that is what we have kept as the criteria for qualification. And we have very strict criteria for qualification because there are certain single gene tests, double gene tests, and we are still, based on the WHO criteria, continuing with at least 2 gene tests, so the sensitivity remains high. 99, please. Good evening, Mr. Bhushan. This is Maitri from the Hindu Business Line. My question, I have 2 questions. One is, if the PM CARES fund is being utilized for purchasing ventilators, because there was a press release to that regard, is it different from the breakup that you just mentioned in the presentation, or is it the same? And the second question is that some AGWA ventilators were rejected by hospitals, was the sense. So are they being now used? Have the differences been reconciled? The first question is that whether PM CARES fund is being utilized for procurement of ventilators. The answer is yes. We have shown you that 60,000 ventilators are being procured, and some of them we have shown you 18,000 have already been procured. Out of these 60,000, 50,000 ventilators are being funded from PM CARES fund, which comes to roughly 2,000 crore rupees in terms of monetary value. All the ventilators, as I told you, those that are being procured under PM CARES as well as those that are being procured from the budgetary allocation of Ministry of Health, have these GPS chips embedded in them, so therefore they can be tracked. You had also asked me a third question. What was that? I asked about the AGWA ventilators. Yes. The only news that we have seen in the media about AGWA ventilators being quote unquote rejected, that's the word you used, is in relation of 2 specific hospitals in Bombay municipal area. Those ventilators are of a different make than the one that we are procuring. That is fact number 1. Fact number 2, those ventilators were donated to those specific hospitals in Mumbai by a non-governmental organization. Fact number 3, the AGWA ventilators which have been supplied to the government, state government of Maharashtra and also to the Municipal Corporation of Mumbai are being used, and neither the Metropolitan Area Administration in Mumbai nor the state government of Maharashtra have had any complaints against these ventilators. Sir, there are media reports on underreporting of deaths. What is the Health Ministry response to this underreporting in the media? You see, when we say that underreporting of deaths in COVID, it is a mere conjecture. I will explain you why. In the initial phase of the pandemic, the ministry issued clear-cut guidelines in consultation with ICMR and keeping in view the WHO guidelines of how to report deaths. Because we found in the initial phase of the pandemic that there were certain states
who were not reporting COVID deaths of comorbid patients as COVID deaths. They were reporting it as a death having been caused by that comorbid situation. So we clarified that so that there is no confusion. Written guidelines were issued. Then the second important, Yes, sir. Continue. the second important issue is that most of the deaths, if you look at overall deaths in the country, have come from specific urban areas where even during normal times the death registration is very high. I will like to give you, say, example of Mumbai, example of Tamil Nadu, Delhi, Maharashtra, because these are the urban centers. You have been covering the pandemic. They reported maximum number of cases. They also reported maximum number of deaths. So in Maharashtra, the death registration is 93%. In Tamil Nadu and Delhi, the death registration is 100%. The national average of death registration, these are normal time deaths, nothing to do with COVID. The national average is 80% death registration. So you have Maharashtra and Tamil Nadu and Delhi reporting far higher deaths even during normal times, registering those, because there is a system of death registration in this country. So they have been reporting that. It is equally important to know what is the percentage of medically certified deaths to the total registered deaths. That is also an important aspect that we should be analyzing before jumping to any conclusion. So the national average of medically certified deaths to the total registered deaths is 22%. Whereas in Maharashtra it is 67%. In Delhi it is 69%. In Tamil Nadu it is a high of 85%. In such a scenario, to say that deaths are not being reported, I think is thoroughly unjustified. ये क्योंकि महत्वपूर्ण इशू है, इसलिए मैं इसको हिंदी में भी समझाना चाहूँगा। जब ये वैश्विक महामारी का प्रकोप हमारे देश में प्रारंभ हुआ, तो इस आशय का कंफ्यूजन कुछ राज्यों में था कि यदि कोई कोविड पॉजिटिव मरीज मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उनको कोमॉर्बिडिटीज भी हैं, हार्ट की समस्या है या कोई अन्य समस्या है, तो उनको हम कोविड की डेथ माने कि कोमॉर्बिडिटी से हुई मृत्यु माने। तो इस चीज को स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीएमआर से विमर्श के उपरांत और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए लिखित रूप से सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए और बताया कि यदि वो कोविड पॉजिटिव मरीज हैं, चाहे उन्हें किसी भी प्रकार की कोमॉर्बिडिटी क्यों न रही हो, उसे कोविड डेथ ही माना जाएगा, ताकि देश भर में एक स्टैंडर्डाइज तरीके से डेथ रिपोर्ट हो। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जिन राज्यों से मैक्सिमम केसेस कोविड के रिपोर्ट हुए और मैक्सिमम डेथ रिपोर्ट हुई, उन राज्यों में सामान्य समय में भी, नॉर्मल टाइम्स में भी डेथ रजिस्ट्रेशन की बड़ी रोबस्ट मैकेनिज्म है। और जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि महाराष्ट्र में 93% डेथ रजिस्ट्रेशन होती हैं, तमिलनाडु और दिल्ली में 100% होती हैं, जबकि जो राष्ट्रीय औसत है वो 80% डेथ रजिस्ट्रेशन का है। मैंने एक और तथ्य आपके सामने रखा है, वो ये है कि कुल मृत्यु जो रजिस्टर हुई उसमें मेडिकली सर्टिफाइड डेथ्स का प्रतिशत क्या है। तो ये अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में ये प्रतिशत 67% है, दिल्ली में 69% है और तमिलनाडु में 85% है। तो इस सिनेरियो में ये कहना कि डेथ रिपोर्ट नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि ये थोड़ी आधारहीन बात हो जाएगी। Number 11. My first question is for DG ICMR. What percentage of antigen tests, what percentage of total tests right now are antigen tests, first? And secondly, from this very podium, we were given some figures about asymptomatic cases in India. One was 69%, then there was 80%, and I believe there's a study in IJMR where that number was put at 28%. So obviously there is a certain good number of asymptomatic patients. Now, given your protocol of testing only asymptomatic cases, only symptomatic cases that come negative in antigen,
what are the chances of infections being missed by again insisting on symptoms? Yeah, in terms of the rapid antigen tests and the point that you're mentioning about missing asymptomatic, that's what happens is that the incubation period is, supposing I get the virus today, it takes about 5 days for me to manifest symptoms, 4 to 5 days before I manifest symptoms of fever. And once I get the fever, then we expect that the test will be positive, whether it is RT-PCR test or the antigen test. So from that perspective, both are similar if you have to find a positive test. For finding the positive, once you have the fever and you're on day 5, then you're likely to get both of them to be positive. From 0 day to 5 day, you may not have any symptoms, and at that point in time, even the RT-PCR test may be negative, and even the antigen test may be negative. So that problem is there. Regarding the number of asymptomatics and what percentage, that varies, and you've talked about our percentages which have been published in one of our, by some authors in IGMR. It ranges between 20, 25, 28%. Now, if our advisory is clearly saying that if they are symptomatic, then your RT-PCR test will be positive, and your chances of antigen test being positive are very high. And if antigen test is negative in an asymptomatic person, RT-PCR may also be negative in a large percentage. So you need to look for symptoms, and if the person develops symptoms in the next 2 to 3 days, then definitely a repeat RT-PCR test should also be done. Percentage. How many are antigen tests? In terms of the total tests of the total tests are what? Sorry, what percentage are antigen? The total tests that are being done in India, I think the antigen tests are anywhere between 25 to 30%. And that constantly rises. Once it started, it was about 5-6% initially, then it's gradually risen to in late June, and now it has risen to about 30%, 25 to 30%. 157. सर मैं अशोक हूँ NI से। मेरा सवाल है कि WHO के मुताबिक अब तक हम वैक्सीन को लेकर क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, और उन्होंने एक बात और अलर्ट भी किया है कि ब्राज़ील और इंडिया जैसे देश में ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है और बड़ी जंग के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। क्या हम ये माने कि आने वाले समय में वैक्सीन जो कि कोविड मरीजों की इलाज कर पाए वो मिलेगा, या फिर इस तरीके से संभव है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीन लाएंगे, क्योंकि इसका आना बहुत मुश्किल लग रहा है? जैसे कि WHO ने कहा है, जैसे कि दुनिया है, सब लोग जूझ रहे हैं वैक्सीन के साथ, कि मैंने बताया ना, स्पीड इज़ वन थिंग, टाइमिंग और पैंडेमिक की स्पीड अलग है, और ये स्पीड एक तो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, दूसरी रेगुलेटरी और सोशल और कल्चरल इश्यूज पे भी डिपेंड करती है। सो बेसिकली इफ़ वी आर टू गेट द वैक्सीन एक्सेप्टेड इन सर्टन ग्रुप्स, we have to have engagement with social, cultural groups as well as the scientific rigor behind it. तो जैसे कि चैडॉक्स वैक्सीन है, इसकी फेज 3 ट्रायल ब्राज़ील में चल रही है, और फेज 3 स्टडी का ये तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फेज 3 स्टडी ब्राज़ील में चल रही है, और इसकी फेज 3 स्टडी का अप्रूवल यहाँ पे भी इंडिया में भी मिल गया है। तो जैसे जैसे रिक्रूटमेंट होता है, लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो उम्मीद है कि ये वैक्सीन आगे बढ़ सकती है। सर, नितेंद्र हूँ DD न्यूज से। आत्मनिर्भर भारत के तहत वेंटिलेटर देश में बन रहे हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, वेंटिलेटर की कमी है, खासतौर पर बिहार और बाकी दूसरे राज्यों में। इसके अलावा नॉन कोविड पेशेंट में भी अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी रहती है, वेटिंग रहता है। तो क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले दिनों में जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो कोविड के हों या नॉन कोविड के हों, वहाँ वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में पहुँचे? देखिए, हमारा प्रयास ये है स्वास्थ्य मंत्रालय में कि देश के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र में जो उनकी आवश्यकता है, जो उन्होंने औपचारिक रूप से हमें सूचित की है, उतने वेंटिलेटर तो हम उनको पहले चरण में अवश्य दें। हमने दिए भी हैं,
मैंने आपको बताया कि 18,000 वेंटिलेटर अब तक राज्यों में पहुंच गए हैं। और अगर आप वास्तविक उपयोग को देखें, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, मैं ये आंकड़े लाया था। कल के अगर आंकड़े देखें तो कल जितने पॉजिटिव केस थे देश में, उनके केवल 0.27% लोग ही वेंटिलेटर्स पर थे। येस्टरडे only 0.27% of the total active cases were on ventilator across the country. तो ये तथ्य भी हमें दिमाग में रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्थिति लगातार ऐसी ही बनी रहेगी, लेकिन कल ये स्थिति थी और पिछले लगभग 6 महीने से हम कभी भी 1% से अधिक की सीमा पर के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं in respect of patients using ventilatory support. 174. Question for Mr. Bhushan. So we'd like some clarity on these two drugs, itolizumab and tocilizumab. Now recently there was a statement by Roche, the manufacturer of tocilizumab. They said that in their phase 3 trials, this drug really wasn't proving beneficial. However, this drug is recommended as part of the ICMR guidelines. Whereas in the case of itolizumab, it has been cleared by the DCGI. However, the National COVID Task Force, as well as Dr. Bhargav previously, has said that there is no real evidence on its mortality benefits. So could we have some clarity on, are these two drugs actually recommended for patients in India? You see, there is no apparent contradiction in what you are saying, if that is what you are implying, between these two drugs. But before we come to these two drugs, we need to know the context in which these drugs are being mentioned. The context is provided by a document called the Standard Clinical Treatment Guidelines or a Standard Clinical Treatment Protocol. This protocol is issued by Ministry of Health after due deliberations with all subject knowledge experts, including ICMR, including AIIMS New Delhi, including WHO India office, including various other specialist doctors who are working in different healthcare facilities. This document so far in the last 6 months has seen, I think, 5 to 6 iterations. So based on the input, the experience that we receive from different health facilities, different institutions, we keep on updating the standard treatment protocol guidelines. And it is shared with the state governments so that they use it while efficiently treating patients. The aim is eventually to reduce the mortality rate. So this is the context. In that protocol, the disease, that is COVID-19, has been categorized into 3 categories. There is a mild disease, there is moderate disease, and there is severe disease. For mild disease, the protocol says that you should use hydroxychloroquine and oxygen broadly. It says a lot of other things, but I am summarizing. For moderate disease, it says that you should use oxygen non-invasive, which is, don't use a ventilator, not required. Use anticoagulant medicines like heparin category of drugs. Use cortisone, which is a steroid, and different steroids have been given in that document. And for severe disease, it says that you can use invasive oxygen also. The same document also says that apart from this standard of care, so the medicines that I have just mentioned and which have been mentioned in detail in the clinical protocol issued by the ministry, it says that standard of care is this. However, there is a separate category of investigational drugs. So it's not part of the conventional standard of care, but these are drugs which are investigational and may be utilized subject to certain conditionalities which are also given in that document.
So what are these investigational drugs? First is plasma therapy. It's part of investigational therapy. Second is remdesivir. And third is tocilizumab, the drug that you mentioned. Now, you said, why is it that itolizumab, which is another drug which claims to also act on addressing the cytokine storm, I think, Correct. have I got it correct? So, it addresses the cytokine storm inside the body. That drug was given emergency authorization by the Drugs Controller General of India. There are multiple drugs which are given either market authorization or emergency authorization by the Drugs Controller General of India, but it does not mean that automatically all such drugs would become part of the standard of care or part of the standard treatment protocol. So what happens to such drugs? Such drugs are then considered at the level of a high-powered expert committee which has domain knowledge experts like Dr. Bhargav, it has Dr. Paul from Niti Aayog, it has other clinicians and subject expert doctors. They have engaged with the subject of inclusion of itolizumab in their last meeting, and after due deliberations they came to the conclusion that they required further evidence for it to be included either in the standard of care or under the investigational therapy part of the document that I just referred to. So that means, as I say, it is a dynamic situation. If further evidence or input comes to this expert committee, they would definitely re-engage with this subject. So as of today, I think, out as off-label, just want to clarify that. If a doctor wants to use it, can use it? You see, doctors are also using drugs which are not mentioned at all in our standard treatment protocol, but that's a different subject. we move to 45. सर ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि जो कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं उनका क्या ट्रेंड बदला है? शहरी इलाकों से अभी भी ज़्यादा आ रहे हैं क्या, या रूरल इलाकों से? क्योंकि अधिकतर ग्रामीण इलाकों में माइग्रेशन के बाद मामले आने लगे हैं, तो क्या ये ट्रेंड बदला है या उसी तरह है? और दूसरा सवाल सर ये है, इससे अलग हटके, कि क्या सरकार की हेल्थ कार्ड लाने की योजना है और 15 अगस्त को लॉन्च करने जा रहे हैं? जहाँ तक कोरोना संक्रमण का प्रश्न है, वो नए इलाकों में फैला है कि नहीं, उत्तर है कि फैला है। लेकिन इस फैलाव को देखते समय हमें दो तथ्य ध्यान में रखने चाहिए, जो मैं अनेकों बार आप लोगों से साझा कर चुका हूँ। आज क्योंकि आपने फिर से अवसर दिया है तो फिर से दोहराता हूँ। हालांकि कोरोना संक्रमण नए इलाकों में फैला है, लेकिन आज भी देश के 10 राज्य 82% केसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी 82% केसेस ऑफ कोविड-19 आर लिमिटेड टू ओनली 10 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। इसी तरीके से एक और तथ्य है जो इस पूरी चीज़ को पर्सपेक्टिव में रखने में मददगार होगा, वो ये कि देयर आर 50 districts that account today for 66% of the COVID-19 caseload in the country. देश का 66% कोविड-19 का जो केस लोड है वो 50 जिलों में ही केंद्रित है। तो इसलिए ये कहना कि बड़े पैमाने पर चारों ओर फैल गया, संभवतः वो भी सही नहीं है, लेकिन नए क्षेत्रों में फैला है, ये बात सही है। 114. Hi, this is Ridma from Hindustan Times. What I would like to know is, we talked about fewer hospitalizations, we talked about less usage of ventilators. So one thing is preparedness. Yeah, we were pre-prepared, we preempted and acted proactively. That is what the releases have been saying. But I want to know about the virus strain in circulation. Do we know something about that? Has it undergone mutation? Is it less virulent, because of which probably we are seeing less infections, serious infections? And another one is a suggestion, which is like when you talk about antigen and RT-PCR tests, there is a lot of interest in the breakup. So people do upload on a daily basis. So it would be nice if you could just have a breakup also uploaded on a daily basis of how many were antigen tests and how many were RT-PCR and other tests. Thank you.
Thank you for this advice regarding the breakup. And the point that you were asking is about the virus strain. The virus strain was looked at initially by the National Institute of Virology when we had returnees from Iran, from Italy, and from Wuhan, and we found that they were pretty similar, 99.996 similar. All the three strains were very similar. Yes, there is literature to say that there is some mutation going on, but that is very minute mutation. Typically, for a virus to mutate in such a way that it changes it totally takes anywhere between 10 to 50 years. So if we say that it was a virus which mutated from the past, then it must be a virus which mutated 10, 15 years, 20 years back, and that has now come to this level, unless you have certain lab experiments on it. So from the perspective of major mutations, no. 32. सर मैं ललित हूँ टोटल टीवी से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, हम देख रहे हैं कि लगातार टेस्टिंग का जो नंबर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अभी ये तकरीबन 6.5 लाख कल जैसा हमने देखा कि अब तक के सबसे ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। पहला सवाल तो सर मेरा ये है कि इसे आप लोग कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? आखिर कितने टेस्ट नंबर ऑफ जो आपने सोचा है वो स्ट्रेटजी है वो कितनी है? और अगर एक दिन में 10 लाख टेस्ट होते हैं तो आप लोग क्या अनुमान लगा पा रहे हैं कि कितने लोग हमको संक्रमित मिलेंगे या इसका कोई अनुमान नहीं है? मैं दूसरे हिस्से का जवाब दे देता हूँ। ठीक है। हिस्से का आप See, test numbers हम लोग we are trying to increase them because as is very clear from the WHO recommendations that we need to do 14 tests per lakh population. That is one parameter. The second parameter is if the test percentage is more than 10%, then you still need to keep on increasing the testing. These are the two parameters. Now, as we look at India today, we are 8.89%, which is good. So overall, probably we do not need to increase. But there are certain places where it is more than 10%. So we have to probably increase where the positivity rate is more than 10%. We are trying to scale it up to 10 lakh. So that is an arbitrary number, yes. But these WHO parameters, we'd like to stick to them. दूसरा हिस्सा आपके प्रश्न का ये था कि यदि हम 6.5 लाख या 10 लाख टेस्ट करते हैं तो जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी और उसका फिर क्या होगा। मैं बार बार ये आपके समक्ष बात रखता रहा हूँ और स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के समक्ष भी इस बात को रखता है कि बढ़ते पॉजिटिव नंबर से ओवररॉ होने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस भी देश में पॉपुलेशन का बेस बड़ा है वहाँ एब्सोल्यूट नंबर्स जरूर अधिक होंगे। महत्वपूर्ण ये है कि क्या आप समय पर पॉजिटिव लोगों को चिन्हित कर पाते हैं और क्या आप उन्हें समय पर आइसोलेट कर पाते हैं और क्या आप समय पर उनका इलाज जो बेहतर तरीके से हो वो कर पाते हैं कि नहीं। और अगर आप ये सब कर पाते हैं तो आप मृत्यु को सीमित रखेंगे और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बड़ी संख्या में टेस्ट करें और निरंतर करें। 24. Hello sir, I am Ayushman from Mirror Now. First question is because of the high recovery and low fatality rate, is there a change in approach toward COVID? And also the reopening decisions are no more linked to the rising numbers. And second to the ICMR DG, sir, when can we finally hope the serosurveillance